Hello, all. I'm Dr. Syed Asghar Hussain Rizvi, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Khwaja Muinuddin Chishti University, Lucknow. And today's topic is measurement of torque. First of all, what is torque? कोई बताएगा torque क्या होता है? Force into perpendicular distance. I'm not talking about its mathematical formula. I'm saying what is torque? Define torque. कोई बताएगा torque की definition क्या होती है? Torque क्या होता है? Twisting moment ही तो होता है. Torque किसी भी एक Sir, a force, हाँ बताओ बताओ sir, a force that can rotate that with can on its that can force that can make an object rotate on its axis. rotate या turn. ठीक है, तो वो फोर्स जो किसी एक एलिमेंट को टर्न करा दे अबाउट इट एक्सिस. ठीक है, तो दैट फोर्स सेंटर के अबाउट, उस चीज को हम क्या कहेंगे? टॉर्क. इसीलिए वर्ड सेंटर यूज हुआ है क्योंकि हम लोग जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उस फोर्स के एक्शन का वो लेंगे उस एलिमेंट के सेंटर से. इसीलिए हमें जब फॉर्मूला लिखते हैं तो या टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखा है F/R लिखा है, वेयर F इज द फोर्स एंड R इज द रेडियस. हम लोग जितना भी फोर्स लगाएंगे दैट विल बी फ्रॉम द सेंटर. ये हमारा कोई रॉड, हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया है इसको टर्न कराने के लिए, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है R. सो द टॉर्क विल बी, जो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा जो इसको यूं घुमाने के काम आएगा, द T विल बी इक्वल्स टू F/R. सबको समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन लोड इंफॉर्मेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन. इन दिस केस टॉर्क is determined by the measurement of force at a known radius using the following relation. इस फॉर्मूले से हम लोग टॉर्क को निकालते हैं. मेजरमेंट ऑफ टॉर्क इज एसेंशियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिकल पावर. हमें क्योंकि पावर निकालना होता है इसीलिए हमें टॉर्क निकालना बहुत जरूरी होता है. किसी भी कोई भी चीज मैकेनिकल पावर, हमें किसी मशीन का किसी पार्ट के मोशन की वजह से क्या पावर वो डिलीवर कर रहा है उसको निकालने के लिए P हमें पता है 2π/NT अपॉन 60 से हम लोग निकालते हैं. आप लोग को पता होगा जो फॉर्मूला होता है बेसिक पावर का. तो मैकेनिकल पावर इज नथिंग बट द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ मशीन और द पावर डेवलप्ड बाय द मशीन एंड इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन. आपको पता है ये फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट टाइम सोम में भी पढ़ा था, याद होगा. ठीक है, वेयर n इज द एंगुलर स्पीड इन रिजोल्यूशन पर सेकेंड. मतलब आपको पता ही है n जो है वो एंगुलर स्पीड है. ठीक है, आरपीएस में, रिजोल्यूशन पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे अपॉन 60 नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, वो आरपीएम में दिया होता तो अपॉन 60 होता, आरपीएस में दिया है इसलिए अपॉन 60 नहीं है. द टॉर्क मेजरिंग डिवाइस एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस आर पॉपुलरली नोन एज डायनमोमीटर्स. बेसिकली टॉर्क को जो मेजर करते हैं वो पावर के लिए, तो वो उसके लिए जो मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं वो उसे हम डायनमोमीटर कहते हैं. और डायनमोमीटर आर यूज्ड टू मेजर टॉर्क इन इंटरनल कंबशन मशीन्स, स्मॉल स्टीम टरबाइंस, पंप्स, कंप्रेसर. डायनमोमीटर का जो वर्क होता है वो मतलब कहाँ कहाँ इसके पावर यूज करती है, यानी कि टॉर्क को मेजर करने के लिए यूज होता है, वो आपके आईसी इंजन्स में, आईसी मशीन्स में यूज होता है. इंटरनल कंबशन मशीन्स जिसे कहते हैं, स्मॉल स्टीम टरबाइंस में यूज करते हैं हम लोग, पंप्स में और कंप्रेसर्स में यूज करते हैं. मेजरमेंट ऑफ टॉर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन. और इसका जो मेन पर्पस है टू, इट इज टू इवेलुएट
द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मशीन, किसी मशीन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को मापने के लिए ही करते हैं। द नेचर ऑफ द मशीन टू बी टेस्टेड डिटरमाइन द काइंड ऑफ डायनमोमीटर टू बी यूज फॉर टॉर्क मेजरमेंट। मतलब कि किस मशीन पे हमें कौन सा डायनमोमीटर यूज करना है वो नेचर ऑफ मशीन पे डिपेंड करता है। if the machine generates power, अगर कोई मशीन पावर जनरेट करती है, the dynamometer employed must have the capability of absorbing that power। जब तक वो पावर हम एब्जॉर्ब करके डायनमोमीटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हाउ मच पावर वो मशीन डेवलप कर रही है। तो इन दैट केस हमें एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर यूज करना होता है जो पावर एब्जॉर्ब करता है, अगर कोई मशीन पावर डेवलप कर रही है तो, ठीक है। which are particularly useful for measuring the power or torque developed by the power source such as engine or electric motor। बेसिकली जो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर है उसी की शाफ्ट में हम लोग शाफ्ट पे ही ये डायनमोमीटर माउंट करते हैं और हम लोग उसका पावर या टॉर्क डायनमोमीटर से मेजर कर लेते हैं। ये इन टाइप के डायनमोमीटर को हम लोग एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर्स कहते हैं, एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर्स। इन द केस द machine is a power absorber, the dynamometer must have the capacity to derive it, such a dynamometer is known as driving dynamometer। मतलब जब जो है पावर एब्जॉर्ब कर लेती है मशीन डायनमोमीटर, और द डायनमोमीटर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू ड्राइव इट, मतलब वो मशीन को ड्राइव करेगी। जब मशीन पावर एब्जॉर्बर है मतलब खुद मशीन पावर एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो पावर प्रोड्यूसर नहीं है। अभी ऊपर हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर का यूज हम वहां कर रहे थे जहां पे मशीन जो है पावर प्रोड्यूस कर रही थी। जब पावर प्रोड्यूस कर रही थी तो वहां पे हमने डायनमोमीटर से पावर एब्जॉर्ब किया था। अब जब मशीन खुद ड्राइव नहीं कर पा रही है और मशीन को खुद पावर चाहिए, ठीक है, तो वहां पे जो डायनमोमीटर यूज करते हैं वो ड्राइविंग वाला यूज करते हैं। मतलब कि वो डायनमोमीटर जो हमारी मशीन को चलाएगा, ड्राइव कराएगा, क्योंकि मशीन पावर एब्जॉर्ब कर रही है। यहाँ पे यहाँ उल्टा हो रहा है। दिस टाइप ऑफ डायनमोमीटर इज नोन एज ड्राइविंग डायनमोमीटर। ड्राइविंग और एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर में सबको डिफरेंस क्लियर है? यस हेलो, सर। क्लियर है ना? एब्जॉर्प्शन में मशीन पावर प्रोड्यूस कर रही है और डायनमोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और ड्राइविंग में मशीन पावर एब्जॉर्ब कर रही है और डायनमोमीटर डिराइव कर रहा है उसे, मतलब चला रहा है मशीन को, और मशीन पावर एब्जॉर्ब कर रही है। ये बेसिक डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर में और ड्राइविंग डायनमोमीटर में। Driving dynamometer are therefore useful in determining the performance characteristics of device such as pumps and compressors। ये दो डिफरेंस हैं। एब्जॉर्प्शन टाइप इंजन इलेक्ट्रिक मोटर में यूज हो रहा है, और हमारा ड्राइविंग टाइप वो पंप्स और कंप्रेसर, मतलब जिन मशीन्स को पावर चाहिए, जैसे कि हमारे टरबाइन्स हैं, पंप्स हैं, तो ये सब क्या है, ये जब तक हम इन पे यानी कि एक्सटर्नल पावर नहीं देंगे तब तक ये नहीं चलेंगी पंप। मगर हमारा जो इंजन है वो तो चल रहा है हमारे उससे, जो हमारा फ्यूल उसके अंदर जा रहा है, बर्न कर रहा है, तो इंजन खुद शाफ्ट को खुद पावर देगा। वो पावर हम एब्जॉर्ब करके हम लोग उसका जो है इन वो निकालेंगे टॉर्क। बट ड्राइविंग टाइप में क्या है, हमें पहले खुद मशीन को चलाना है, मशीन पावर एब्जॉर्ब कर रही है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। थर्ड टाइप इज द ट्रांसमिशन डायनमोमीटर। तीसरे टाइप का जो डायनमोमीटर है वो ट्रांसमिशन टाइप है। These are passive devices placed in an appropriate location within the machine or between the machines. They are used to sense torque at a particular location. They are sometimes known as torque meters। ये दो टाइप के जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन और ड्राइविंग टाइप, ये तो मेन है। या तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या तो ये पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। ट्रांसमिट नहीं, ये पावर दे रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं उस पूरे मशीन को। थर्ड टाइप जो है वो ट्रांसमिशन टाइप है, इन दोनों के बीच का है। ये क्या है, इसमें ये बेसिकली ये एक्टिव नहीं है।
एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही। दीज आर द पैसिव डिवाइसेस जो किसी किसी मशीन पे किसी लोकेशन पे हमने सेट कर दी और ये उस पॉइंट पे हमारे टॉर्क को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ना तो ये पहले वाले की तरह पावर को टोटली एब्जॉर्ब करेंगे, ना ड्राइविंग की तरह मशीन को चलाएंगे। बस ये किसी एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे हम मशीन में या किसी दो मशीनों के बीच में लगा देंगे जो है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे टॉर्क को बताएगी। ठीक है, हेलो। यस सर। तो ये बेसिकली 3 टाइप के डायनामोमीटर होते हैं, एब्जॉर्प्शन, ड्राइविंग और ट्रांसमिशन टाइप। सबको क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़े। Yes, sir. पहले टाइप का जो टॉर्क मेजरिंग डायनामोमीटर हमें इसमें पढ़ना है वो है टॉर्जन बार डायनामोमीटर। टॉर्जन बार डायनामोमीटर अभी हमने पढ़ा। डायनामोमीटर जो डिवाइस होती है वो बेसिकली पावर या टॉर्क मेजर करने के काम आती है। तो टॉर्जन बार डायनामोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिक डिफ्लेक्शन of the transmitting element may be used for the measurement of torque, which can be achieved by measuring either the gross motion or a unit strain. जो इलास्टिक डिफ्लेक्शन होता है किसी भी ट्रांसमिटिंग, मतलब जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है या टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है एलिमेंट, उसको मैं उसका टॉर्क को मेजरमेंट के लिए इसको या तो जो है ना ग्रॉस मोशन मतलब टोटल मोशन के तौर पे भी हम मेजर कर सकते हैं या एक यूनिट स्ट्रेन के तौर पे भी मेजर कर सकते हैं। द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद आइदर केस इज द डिफिकल्टी इन रीडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है जो हम रीडिंग को रीड करने में डिफिकल्टी होती है, जो टॉर्क डिफ्लेक्ट करी उसमें आती है। A torsion bar dynamometer is also known as torsion bar torque meter, which employs optical methods for deflection measurement. यहाँ पे ऑप्टिकल मेथड यूज होता है। आप जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, बेसिक डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, ये टॉर्क बार है या टॉर्जन बार है। इसके ट्विस्टिंग को बेसिकली जो ऑब्जर्वर या जो भी है वो यहाँ पे बैठ के देखेगा। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से जितना भी ट्विस्टिंग या डिफ्लेक्शन होगा ये ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर। ठीक है, ये बेसिकली 1 2 3 करके 3 स्केल्स हैं। ट्रांसपेरेंट स्केल है, ठीक है, और दूसरा है ट्रांसपेरेंट इंडेक्स, मार्क एंड वर्नियर, और तीसरा है स्लॉट फॉर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ये 3 चीजें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें एक ऑप्टिकल हमारा मेथड एसोसिएट होता है और जिससे हम डिफ्लेक्शन को नापते हैं। द कैलिब्रेटेड स्केल्स आर यूज्ड टू रीड द रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू सेक्शन ऑफ द टॉर्जन बार। किसी भी दो सेक्शन पे हम लोग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना एंगुलर शिफ्ट हुआ दो सेक्शन के बीच में, मतलब एक जो हेल्ड है और एक जो फ्री है, उन दोनों के बीच में कितना एंगुलर ट्विस्ट है उसको हम एक कैलिब्रेटेड स्केल पे रीड कर लेते हैं थ्रू दिस ऑप्टिकल मेथड जो हमारा लगा होता है इसमें। This is possible because of the stroboscopic effect of intermittent viewing and persistence of vision. ये हमारा जो स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ उसमें, उससे जो हम देखते हैं उससे कैलिब्रेटेड स्केल पे इनको हम लोग कैलिब्रेट का मतलब नाप लेते हैं। The transmission dynamometer which employ this principle are available in the range of इतने से इतने, having an error of plus minus 0.25%। मतलब जो हमारे ट्रांसमिशन डायनामोमीटर जो टॉर्जन बार डायनामोमीटर में लगे होते हैं उसमें जो रेंज आती है वो 60,000 जो है ना से मीटर किलोग्राम फोर्स से आपका आती है, और ये आती है 50,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट तक की। ठीक है, replacing the scale on disc 1 and 2 with sector disc which are alternately transparent and opaque sector, and the human eye with an electro-optical transducer, a version having an electrical output is obtained. When there is no torque, the sector discs are positioned to give 50% light transmission area
The area of proportionality increases with positive torque and decreases with negative torque. बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो लाइट ट्रांसमिशन है, बेसिकली यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट स्केल है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वो ये जो हमारे ये तीन चीजें हैं इनसे पास होके आएगा और यहाँ पे ही कैलिब्रेशन होगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे मिरर पे सीधे जो ऑब्जर्व होके जो लाइट आएगी उससे सिर्फ स्केल देखेगा, स्केल पे इसके दिखाया गया होगा कैलिब्रेशन में कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जब किसी टॉर्क बार पे हमारा टॉर्जन लगा हो। ठीक है, तो बेसिकली दो पॉइंट के बीच में ये डिफ्लेक्शन नापता है। आपको किसी चीज पता होनी चाहिए। और हमें एक चीज पता है, तीन टाइप के हमारे बेसिक डायनमोमीटर हैं, एक एब्जॉर्प्शन टाइप है, एक आपका जो है ड्राइवर टाइप है, एक ट्रांसमिशन टाइप है। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन टाइप क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग किसी एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे हम लोग टॉर्क को नाप रहे हैं। समझ में आ रहा है? हेलो सर। भाई, Yes, हम ना यहाँ पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना ये मशीन को ड्राइव कर रहे हैं। हम किसी एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, दो लोकेशंस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ट्रांसमिशन डायनमोमीटर से हमने रीडिंग ले ली ताकि हमें एंगुलर ट्विस्ट पता चल जाए, कितना डिग्री हमारा ये रॉड टॉर्क बार जो है वो ट्विस्ट किया है। इसीलिए हम इसमें जो यूज करते हैं वो थर्ड टाइप ट्रांसमिशन डायनमोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। अगला है हमारा सर्वो कंट्रोल डायनमोमीटर। अब नाम बता रहा है सर्वो कंट्रोल, मतलब या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स, इंजन, मोटर, किसी से ये चल रहा है। टॉर्क एंड स्पीड आर मेजर्ड अंडर एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। Tape recordings such as an exercise of engine are obtained and then simulated under laboratory condition. Engine speed, torque are controlled by feedback system. फीडबैक सिस्टम होता है, सर्वो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है पूरा। A servo control dynamometer is schematically represented in figure 14.9, ये शो किया गया। ठीक है, ये आपका इंजन है, इंजन से आपका शाफ्ट के थ्रू डायनमोमीटर कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ टैकोमीटर लगा है। टैकोमीटर बेसिकली आपका स्पीड नापने के काम आता है और ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। और जरा सा भी कोई एरर आता है तो एरर फौरन थ्रॉटल कंट्रोल को रेफर किया जाता है। कोई स्पीड में अगर फर्क आ रहा है स्पीड कंट्रोल के लिए, तो ये भी सर्वो मैकेनिज्म को फौरन ये जो है ना इनिशिएट करके स्पीड के थ्रू, टैकोमीटर से स्पीड हमने मेजर करी, एक्चुअल स्पीड क्या थी उससे कंपेयर करी, कंपेयर करके अगर एरर इन स्पीड है तो वो स्पीड कंट्रोल के जो है ना फीडबैक को भेजी। स्पीड कंट्रोल फिर सिग्नल भेजेगा डायनमोमीटर को और इंजन की स्पीड को वापस बैलेंस करेगा जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। बेसिकली एक वो है क्लोज सिस्टम और फीडबैक सिस्टम है। इसमें क्या है कि बेसिकली एक एरर सिग्नल जरूर देता है जब भी कोई इंजन में प्रॉब्लम आएगी। मान लो थ्रॉटल की प्रॉब्लम है तो ये एक्चुअल टॉर्क कितना चाहिए उस पे जाएगा, इसमें देखेगा एरर इन टॉर्क कितनी है, टॉर्क में अगर एरर है तो ये थ्रॉटल कंट्रोल को भेजेगा और थ्रॉटल कंट्रोल इसमें फ्लो ऑफ फ्यूल को मैनेज करेगा और फिर इसके थ्रॉटल यानी कि जो टॉर्क है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। फिर इंजन अपनी जो स्पीड जिस पे इसको चलना चाहिए उस पे चलने लगेगा। तो ये बेसिकली सर्वो कंट्रोल्ड डायनमोमीटर है जो इंजन को एकदम कंट्रोल्ड वे में चलाता है। The actual speed signal generated by the tachometer generator from the dynamometer is compared with the preferred speed। जो हमारी preferred speed है इंजन की उससे कंपेयर करता है और टेप रिकॉर्डर भेजता है। इफ द एक्चुअल एंड द प्रेफर्ड स्पीड आर नॉट सेम, अगर हमारी जो एक्चुअल स्पीड जिस पे इंजन रोटेट कर रहा है, जो शाफ्ट रोटेट कर रही है और जो टैकोमीटर ने मेजर करी है, अगर वो सेम नहीं होती है तो डायनमोमीटर कंट्रोल इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड फॉर एनी
डायनोमीटर उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, और जब तक वो हमारी कंट्रोल्ड स्पीड के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक उसको एडजस्ट करता रहेगा। द लोड सेल ऑन द डायनोमीटर मेजर द एक्चुअल टॉर्क। इस पे लोड सेल भी लगा होता है जो इस पे एक्चुअल टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है वो देख रहा होता है इंजन का, उसको कंपेयर करता है प्रेफर्ड टॉर्क से कि कितना टॉर्क हमारा होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस है तो फौरन ये एरर सिग्नल जनरेट करके थ्रॉटल कंट्रोल को भेज देगा, और थ्रॉटल कंट्रोल अपने आप इसको जो है ना इंजन को कंट्रोल करेगा, और इसका फिर से वापस जो है ना स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी, टॉर्क और स्पीड दोनों कंट्रोल में आ जाएगी। ये जो दूसरा टाइप है हमारा सर्वो कंट्रोल्ड डायनमोमीटर, उसका काम यही होता है कि किसी भी इंजन के स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल में रखना। ठीक है। Yes, sir. तीसरा है एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर, ये दिया है, ये लैब्स में मौजूद होता है। कहीं पे भी जो लैब्स होती हैं वहां पे ये डायनमोमीटर एब्जॉर्प्शन टाइप मौजूद रहते हैं। इनमें होता क्या है, ये किसी भी शाफ्ट में जो वो बन रहा होता है टॉर्क होता है उसको बेसिकली एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को और उसका टॉर्क डिटरमाइन करते हैं। इसमें बेसिकली जो प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर होता है वही यूज होता है। द प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, ये कोई गैस्पर्ड डे प्रोनी थे, फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्हीं ने इसको जो है ना इन्वेंट किया था टू मेजर द इंजन पावर। और इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट पॉपुलर एब्जॉर्प्शन डायनमोमीटर। ये सबसे सस्ता होता है। इट इज मैकेनिकल टाइप डिवाइस दैट डिपेंड्स ऑन ड्राई फ्रिक्शन वेयरिन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। क्योंकि ये ब्रेक टाइप डायनमोमीटर है तो ये क्या करता है कि आपके जो भी शाफ्ट होती है उसकी स्पीड को ये स्लो करता है, इसीलिए ब्रेक टाइप डायनमोमीटर भी इसे कहते हैं। और ड्राई फ्रिक्शन मतलब वेट फ्रिक्शन नहीं, इसमें कोई फ्लूइड बीच में नहीं होता है, ये ड्राई फ्रिक्शन के मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इसमें दो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जो शाफ्ट के ऊपर और नीचे रहते हैं, that are mounted on either side of the flywheel in diagrammatically opposite direction। ठीक है। द फ्लाईव्हील इज अटैच्ड टू अ शाफ्ट whose power is needed to be determined। ये फ्लाईव्हील जो ऊपर होते हैं और फ्लाईव्हील कनेक्ट होती है उस शाफ्ट से जिसकी पावर को डिटरमाइन करना होता है। ये लीवर आर्म होता है जो इसको बेसिकली प्रेस करता है। द लीवर आर्म इज फिक्स टू वन ब्लॉक एंड द अदर आर्म इज कनेक्टेड टू एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड टू टाइटन द रोप। दूसरे आर्म को हम लोग क्या करते हैं, रोप कनेक्ट होती है यहाँ पे रोप कनेक्ट होती है जो टाइट करती है इसको, मतलब ये ऊपर वाले वुडन ब्लॉक को नीचे वाले वुडन ब्लॉक के बीच में फ्लाईव्हील को दबाने के लिए होती है। tightening of the rope is performed in order to enhance the frictional resistance between the block and the flywheel। tightening of the rope is performed in order to enhance the frictional resistance between the block and the flywheel। ये चीज समझ में आई सबको? सर इसका यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा? हाँ बहुत आराम से मिल जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट और हर जगह मौजूद रहता है, सारे लैब्स में होता है। ये जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल की लैब जो होती नहीं है, इलेक्ट्रिकल की, यस हाँ यस उसमें ये मौजूद रहते हैं इस टाइप के जो वो होते हैं डायनमोमीटर, और वो बेसिकली पावर और टॉर्क मेजरमेंट के लिए ही होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। आप देखेंगे ये बहुत से बहुत 2 या 3 फीट बाय 3 फीट का एरिया कवर करते हैं। इसमें एक मोटर लगी होती है। बेसिकली हम लोग जो लैब्स में अपनी यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की लैब में होता है तो वो बेसिकली मोटर की हम लोग शाफ्ट से जो पावर जनरेट हो रही है उसके लिए करते हैं अलग अलग स्पीड पे। तो बेसिक वर्क वही होता है और बहुत आराम से वीडियो मिल जाएगी इसकी, एक बार देख लीजिएगा। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायनमोमीटर है। इसमें जो टॉर्क एक्सर्ट होगा प्रोनी ब्रेक पे वो बेसिकली इस इक्वेशन से होगा, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज बेसिकली द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा इनटू द लेंथ ऑफ द आर्म उतना ही, क्योंकि ये रुकेगा ना
इसको शाफ्ट को रोकेंगे फ्लाईव्हील के थ्रू, तो इतना ही जो टॉर्क डेवलप होगा जो हमारे फ्लाईव्हील में डेवलप होगा, तभी ये रुक पाएगा, वरना ये रुक नहीं पाएगा। वहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना फोर्स, हमें पता है कितना फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं ये आपके आर्म पे, और कितनी लेंथ पे हम एक्सर्ट कर रहे हैं, उतना ही टॉर्क हमारा जो है शाफ्ट डेवलप कर रही है। पावर डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को पता ही है, पावर ऐसे डेवलप होती है 2π/nt/60 वेयर n इज द स्पीड इन आरपीएम, ठीक है। और जब हम बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क का फॉर्मूला F/L है, तो F/L रख के हम लोग सीधे सीधे पावर जितना जनरेट कर रहा है ये मशीन जिसकी फ्लाईव्हील्स को हम रोक रहे हैं, वो भी निकाल लेते हैं। समझ में आया? यस सर। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस वाले डायनेमोमीटर के। पहला ड्रॉबैक ये है कि जो वुडन ब्लॉक्स हम लगाते हैं जो फ्लाईव्हील को रोकने का काम आ रहे हैं, स्टॉप करने का काम आ रहे हैं, वो जल्दी वेयर कर जाते हैं, वेयर एंड टियर फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक और फ्लाईव्हील के बीच में, ठीक है। दूसरा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा स्पीड में हमारी शाफ्ट होती है तो फ्रिक्शन जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ब्रेक, जो प्रोनी ब्रेक है, वो फेल कर जाता है। तो इसलिए हमें कूलिंग भी रिक्वायर्ड होती है। तो वाटर सप्लाई चैनल्स भी हम लोग, हॉलो चैनल्स भी कभी कभी हम लोग फ्लाईव्हील के अंदर प्रोवाइड करते हैं ताकि इसको हम अवॉइड कर सकें। और ड्यू टू वेरिएशन इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देयर मे बी सम डिफिकल्टी इन टेकिंग रीडिंग। कभी कभी क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो भी वेरी करता है, तो हमें फोर्स नापने में दिक्कत आती है। द मेजरिंग अरेंजमेंट में बी सब्जेक्टेड टू ऑक्सिलेशन स्पेशली व्हेन द मशीन टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट। कभी कभी क्यों हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हमारा ये जो वो है मशीन टॉर्क, वो कांस्टेंट नहीं होता है। टॉर्क जो हमारी मोटर या इंजन प्रोड्यूस कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता रहता है, ऑक्सिलेट करता रहता है। इस वजह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी वेरी करता रहता है। ये बेसिक तीन जो है हमारी लिमिटेशन है प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर की, ये पढ़ लीजिएगा और आपका मेजरमेंट ऑफ टॉर्क खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो आखिरी है वो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन है, वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। स्ट्रेन गेज तो आप लोग ने पढ़ा ही था जब हम लोग फोर्स का मेजरमेंट कर रहे थे, याद है ना? इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था हमने, तो उसको बेसिकली और थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे।